नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल राजपूत और मैं आज आपको विद्या भारती की कथा जलियांवाला बाग की ये बहुत शानदार पुस्तक है उसको मैं सुनाता हूँ, जिसके लेखक है वासुदेव प्रजापति जी। और इसको एक कविता से शुरू करते हैं जो लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान की किताब जलियांवाला बाग में बसंत से ली गई है। कोमल बालक मरे यहाँ थे गोली खाकर, कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छीन हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। कुछ कलियाँ अध खिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं यहाँ गोली खाकर, शुष्क पुष्प कहीं कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर। पिछली शताब्दी के जघन्यतम सामूहिक हत्याकांड, ब्रिटिश शासन की क्रूरता, अमानवीयता, पाशविकता, सत्ता मदान्धता के नृशंसतम तथा भारतीयों के धैर्य और बलिदान के अन्यतम उदाहरण की गाथा है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व के दिन घटित अमृतसर के जलियांवाला बाग का हत्याकांड। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के कंठ से निकले उस प्रसिद्ध गीत की पंक्ति सहज स्मरण हो जाती है। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भारत में अंग्रेजी शासन के अत्याचार के इस सर्वाधिक घृणास्पद प्रसंग को घटित हुए इस वर्ष 102 वर्ष पूरे हुए। नई पीढ़ी उन अमर बलिदानी वीरों को भूल न जाए जिन्होंने अपने प्राण इस मातृभूमि पर न्यौछावर करके इसे स्वतंत्रता दिलाई। इसलिए यह लघु पुस्तिका भाइयों बहनों तथा आचार्य अभिभावक बंधुओं बहनों को सौंप रहा हूँ। निशस्त्र निर्दोष नागरिकों, जिनमें महिलाओं, दूध मुँह बच्चे तक शामिल हों, ऐसी शांतिपूर्ण सभा पर बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी करना, 1650 राउंड गोली तब तक चलाना जब तक कि स्टॉक ही समाप्त न हो गया हो, और उस पर भी कोई खेद या शर्मिंदगी न होना दुनिया के इतिहास में सरकार के आवरण में की गई शायद सबसे बड़ी आतंकवादी घटना है। इस घटना की पृष्ठभूमि के रूप में रॉलेट एक्ट नाम के काले कानून से लेकर इस कांड को की प्रतिक्रिया स्वरूप महात्मा गांधी द्वारा केसरी हिंद तथा जुलो वार मेडल एवं रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा नाइट की उपाधि वापसी आदि देश के सामान्य जन के मानस में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जीवन उत्सर्ग करने के भाव जागरण और संपूर्ण घटनाक्रम की अंतिम परिणति अर्थात प्रमुख अपराधी जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर को घटना के 21 वर्ष बाद लंदन जाकर सरदार उधम सिंह द्वारा दंडित किया जाना, इस संपूर्ण कथा को कम पृष्ठ में आदरणीय वासुदेव प्रजापति जी ने संजोने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके श्रम साफल्य के लिए अभिनंदन। हमारे उन अनेक अनाम पूर्वजों के शौर्य बलिदान की इस कथा से हमारी नई पीढ़ी सकारात्मक प्रेरणा लेगी, इस विश्वास के साथ। भारत के इतिहास के विषय में वर्तमान पीढ़ी के दिमाग में अज्ञान भरा पड़ा है। वैदिक काल को तो वे काल्पनिक ही मानते हैं। काल के विषय में भी बहुत बड़ी भ्रांति उनके दिमाग में बिठा दी गई है। उन्हें बताया गया कि सृष्टि की उत्पत्ति 4004 ईस्वी पूर्व हुई थी। उनके द्वारा वेदों का काल ईसा पूर्व 1500 तक ही सिमट गया। ऐसा पाश्चात्य ज्ञान तो ज्ञात है, परंतु सही भारतीय ज्ञान उन्हें ज्ञात नहीं है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति 197, 29, 49, 121 वर्ष और अर्थात 1,29,29,49,121 वर्ष मानी गई है, जो विज्ञान सम्मत है। भारतीय इतिहास के संबंध में इतना अज्ञान होने के कारण भी सर्वविदित हैं। अंग्रेजी शिक्षा ने योजनाबद्ध ढंग से भारतीयों को आज तक यही पढ़ाया व सिखाया है। वास्तव में देखा जाए तो भारत के गौरवशाली इतिहास को बहुत अधिक विकृत कर दिया गया है। अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक इतिहास को विकृत किया। उन्होंने भारतीय इतिहास की प्राचीनता को कम करने के लिए 2 नए शब्द गढ़े, मिथक और माइथोलॉजी। हमारे सभी ऋषि मुनियों और महापुरुषों को मिथक और काल्पनिक माना। इन महापुरुषों के नाम जिन ग्रंथों में हैं उन ग्रंथों को माइथोलॉजी कहा गया। इतना ही नहीं तो भारतीयों के गले उतारा गया कि जब ये सभी महापुरुष और उनके सभी ग्रंथ काल्पनिक हैं तो इतिहास के अंश कैसे हो सकते हैं। यह कुतर्क देकर अंग्रेजों ने इन ग्रंथों को अध्ययन अध्यापन से बाहर कर दिया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने दृष्टिकोण से भारत के इतिहास को लिखवाकर उसे विकृत कर दिया। इस कार्य को करने वाला था ब्रिटिश इतिहासकारों का पिता जेम्स मिल। जेम्स मिल ने भारत का इतिहास लिखा। इस इतिहास ने अनेक विकृतियों को जन्म दिया जो आज तक चल रही हैं। उनके इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और व अंग्रेजी काल में बांटकर इतिहास लेखन का आधार जो सांस्कृतिक था उसे राजनीतिक कर दिया।
भारत को एक देश न मानकर एक उपमहाद्वीप माना। इस प्रकार देश की सांस्कृतिक एकता को तोड़ने का प्रयत्न किया। मिल ने लिखा कि भारत की किसी भी चीज़ का मानव सभ्यता के विकास में कभी कोई योगदान नहीं रहा। मिल के साथी जॉन माल्कन ने तो सिखों और मराठों को भी अलग नेशन बताकर हिंदू समाज का विघटन करने का प्रयत्न किया। आर्य एक जाति थी जो बाहर से आई थी। उसने यहाँ के मूल निवासियों पर आक्रमण कर उन्हें जंगलों में भगा दिया। इस प्रकार अंग्रेजों ने षड्यंत्रपूर्वक भारतीय इतिहास को विकृत किया। इतिहास लेखन की पाश्चात्य दृष्टि व भारतीय दृष्टि में मूलभूत अंतर है। पाश्चात्य दृष्टि शासन केंद्रित एवं राज्य केंद्रित है। राजाओं और शासनकर्ताओं को केंद्र में रखकर बीते हुए समय का वर्णन करने को वह इतिहास मानती है। इसके स्थान पर भारतीय इतिहास दृष्टि राज्य केंद्रित न होकर संस्कृति केंद्रित है। राज्यकर्ता तो आते जाते हैं जबकि संस्कृति टिकी रहती है। इसलिए भारत में इतिहास की परिभाषा सांस्कृतिक है। धर्मार्थ काम मोक्षा नाम उपदेश समन्वितम पुरावृतम कथारूपम इतिहासम प्रत्यक्षते। अर्थात धर्म अर्थ काम व मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का जिसमें उपदेश मिलता है जो पूर्व में हो चुका है तथा जिसे कथा के रूप में बतलाया गया है वह इतिहास है। तात्पर्य यह है कि इतिहास पढ़ने का प्रयोजन मनुष्य को सही जीवन जीने का मार्गदर्शन करना है। इस दृष्टि से इतिहास में प्रेरक चरित्र व प्रेरक घटनाओं का सदैव महत्व रहा है। विद्या भारती देश भर में चल रहे अपने विद्या मंदिरों में पढ़ने वाली भावी पीढ़ी को इस षड्यंत्र से अवगत कराते हुए उन्हें सही इतिहास पढ़ाती है। विद्या भारती ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के शताब्दी वर्ष में इस कथा को प्रकाशित करने का निश्चय किया है। इस लघु प्रयत्न में अनेक बंधुओं का सहयोग मिला है। विद्या भारती उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हृदय से उनका आभार मानती है। सभी सुधी पाठकों से विनम्र निवेदन है कि वे इस कथा की परिष्कृति हेतु अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। अथ श्री जलियांवाला बाग कथा। जलियांवाला बाग की मैं कथा सुनाता हूँ, सोए भारतवासी को मैं पुनः जगाता हूँ। 100 वर्ष पूर्व के कांड की मैं याद दिलाता हूँ, अंग्रेजों के जुल्म की मैं व्यथा सुनाता हूँ। मैं एक कथा सुनाता हूँ। आपने कथाएं तो अनेक सुनी होंगी, परंतु देशभक्ति का ज्वार उठाने वाली ऐसी प्रेरक कथा आपने नहीं सुनी होगी। आओ आज मैं आपको जलियांवाला बाग की कथा सुनाता हूँ। हमारे देश के उत्तर भाग में 5 नदियों वाला प्रदेश है पंजाब। पंजाब त्याग व बलिदान का पवित्र भूमि है। इस पवित्र भूमि का एक प्रमुख नगर है अमृतसर। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सिखों का पवित्र तीर्थ है। इसी तीर्थ के निकट स्थित है जलियांवाला बाग। इस बाग में 100 वर्ष पहले अर्थात 13 अप्रैल 1919 को एक अंग्रेजी अधिकारी ने शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे भारतीयों को गोली से भून डाला था। उसी दिन से जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय तीर्थ बन गया। आज हम इस घटना की शताब्दी वर्ष 1919 में कथा के माध्यम से उस अमर बलिदान का पुण्य स्मरण कर रहे हैं। इस कथा श्रवण के पूर्व मैं आपको उस भीषण नरसंहार की पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। विश्व में हमारा देश प्राचीनतम देश है। यह भारतवर्ष अथवा भारत नाम से जाना जाता है। इसका नाम भारत इसलिए है कि यह देश सबका भली भांति भरण पोषण करने की क्षमता रखता है। भारत आदिकाल से अत्यंत सुखी व समृद्ध देश रहा है। भारत ही संपूर्ण विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात रहा है। यहाँ का सामान्य जन भी सुखी, समृद्ध, ज्ञानवान व संस्कारवान था। भारत की समृद्धि, भारत का वैभव विश्व को आकृष्ट करता था। इसलिए भारत की समृद्धि और वैभव को लूटने के लिए इस पर बार बार विदेशी आक्रमण हुए। हमारे शौर्यवान पूर्वजों ने उन सब आक्रमणों का सफल प्रतिकार किया, किंतु अंग्रेजी आक्रमण को भारत पहचान नहीं पाया। अंग्रेज आए तो भारत की समृद्धि को लूटने के लिए, परंतु पूर्व के आक्रमणकारियों की भांति लुटेरा बनकर नहीं आया, वह व्यापारी बनकर आया। शुरू में उसने व्यापार के माध्यम से भारत को लूटा। जब व्यापार की बाधाएं आने लगी तो उसने राज्य हथियाने प्रारंभ किए। आपने 2 बिल्लियों के झगड़े को बंदर के द्वारा सुलझाने की कहानी पढ़ी या सुनी है। उसी बंदर के तरह अंग्रेजों ने इस देश में फूट डालो राज्य करो की नीति पर चलते हुए 1857 तक देश के बहुत बड़े भूभाग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। इस प्रकार भारतीय प्रजा जो अब तक स्वाधीन थी वह पराधीन हो गई। जब पराधीन हुई तब उसे तुलसीदास जी की यह चौपाई याद आई, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। अर्थात पराधीन व्यक्ति को तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। तब उन्होंने अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त होने के लिए प्रयत्न आरंभ किए। अंग्रेजों की दास्ता से आज़ाद होने का पहला सामूहिक प्रयत्न था 1857 का प्रथम स्वतंत्रता समर। अपनी ही कुछ गलतियों के कारण यह स्वतंत्र
समर अपना अपेक्षित परिणाम न पा सका, किंतु इस समर में अंग्रेजों को ऐसी करारी मार पड़ी कि उनकी नींव हिल गई। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शासन ने भारतीयों पर दमन चक्र और भी तेज गति से चलाया। दमन से जनता त्राही त्राही करने लगी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों को भारतीयों का सहयोग लेना अनिवार्य हो गया था, इसलिए उन्होंने भारतीय नेताओं के सामने भारत को स्वाधीन करने के अनेक लुभावने प्रस्ताव रख दिए। महात्मा गांधी जैसे नेता अंग्रेजों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। उन्होंने भारतीय जनता को इस संकट की घड़ी में अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग करने का आह्वान किया। भारतीयों ने अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग किया, किंतु 1918 में जो ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, धूर्त अंग्रेजी शासन अपने वादों से मुकर गया। परिणाम स्वरूप संपूर्ण भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष की चिंगारी सुलग उठी। अब मैं आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड का मूल कारण बता रहा हूँ। ब्रिटिश शासन सरकार भारत सुरक्षा नियम कानून के तहत शासन चलाती थी। इस कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी। सरकार चाहती थी कि इस कानून के स्थान पर एक नया और अधिक कठोर कानून बनाया जाए, ताकि वे भारत पर आसानी से राज्य कर सके। अतः 10 फरवरी 1919 को भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने एक समिति नियुक्त की। सर सिडनी रूलेट नामक अधिकारी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। इस कमेटी ने भारत में चल रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार को दमनकारी शक्तियां देने का सुझाव किया। इस सुझाव के आधार पर 2 प्रस्ताव या विधेयक बने, जो रूलेट बिल कहलाए। पहला बिल आगे जाकर कानून बना, जो रूलेट एक्ट कहलाया। इस कानून का असली नाम था द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, अर्थात साम्राज्य विरोधी एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। इस रूलेट एक्ट में सरकार को मनमाने दमनकारी कानून बनाने के अधिकार दे दिए। यह रूलेट बिल बनना ही जलियांवाला बाग हत्याकांड का मूल कारण बना। अब आप भी तनिक विचार करें, क्या ऐसा दमनकारी कानून बनाना उचित था? और क्या सच्चे देशभक्तों को इसे चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए था? और नहीं ना। इसलिए इसका पूरे देश में विरोध होना तो स्वाभाविक था, जो हुआ। इस कानून को काला कानून और कानून विहीन कानून कहा गया। इसे काला कानून इसलिए कहा गया, इसमें न तो वकील न्यायालय में कोई दलील कर सकता था, न किसी अपील की ही कोई गुंजाइश थी। फलतः सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इसके विरोध में उठ खड़ा हुआ। अंग्रेजों को गांधी जी को इस कानून के बनने से गहरा धक्का लगा। उन्होंने स्वयं लिखा कि इसके प्रस्तावों ने मुझे चौंका दिया। उनको इसके विरोध का एकमात्र विकल्प सत्याग्रह लगा। उन्होंने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा बुलाई और संपूर्ण भारत में हड़ताल का आह्वान किया। भारतीयों का ब्रिटिश शासन के प्रति न्याय का जो विश्वास था, उसे इस काले कानून ने हिलाकर रख दिया। भारतीयों ने इस रूलेट एक्ट को राष्ट्र का अपमान माना। भारत के प्रमुख समाचार पत्रों ने इस कानून की खुली भर्त्सना की। अमृतसर के पत्र वक्त ने 22 मार्च को एक कार्टून छापा, जिसमें इस कानून को काला फनदार सांप दिखलाया। अमृत बाजार पत्रिका ने इसे मार्शल लॉ के समान बताया। द ट्रिब्यून ने इसे दीर्घकालीन महत्वपूर्ण भूल कहा। सर्वसामान्य जनता में इस काला कानून को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैल गई। यथा इसके अंतर्गत 2 या 3 व्यक्ति भी आपस में बातें करते पाए गए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसी भी विवाह या शव यात्रा पर 5 रुपये टैक्स देना होगा। खेती सरकार की संपत्ति होगी, जो कभी भी आधी या पूरी हड़प ली जाएगी। सर्वसामान्य समाज के द्वारा भी इसका विरोध होने के उपरांत भी वायसराय टस से मस नहीं हुआ। उसने कानून नहीं हटाया, अपितु उसे यथावत रखा। ये सारी बातें सुनने के बाद आपको भी इस कानून का भयानक पक्ष कुछ कुछ समझ में आया होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड में से ठीक पहले का तिथिवार घटनाक्रम जानना भी आवश्यक है, इसलिए मैं आपको 28 फरवरी से लेकर 22 अप्रैल तक में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी दे रहा हूँ। गांधी जी ने 30 मार्च को संपूर्ण देश में हड़ताल करना निश्चित किया, किंतु सभी स्थानों पर सूचना न पहुंच पाने के कारण इस हड़ताल की तिथि 6 अप्रैल कर दी गई। गांधी जी की इस योजना के अनुपालन में पंजाब सबसे आगे था। पंजाब के 2 प्रमुख नेताओं डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू ने गांधी जी को पंजाब आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी ने उनका निमंत्रण स्वीकारा, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनके आने पर रोक लगा दी। 28 फरवरी को अमृतसर के वंदे मातरम हॉल में रूलेट एक्ट के विरोध में एक बड़ी सभा हुई। इस सभा में काले कानून के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया। 23 मार्च को इसी स्थान पर फिर से सभा हुई। उसके बाद 29 मार्च को जो सभा हुई, उसमें भारत मंत्री ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में भारत के विषय रखने वाला सदस्य से प्रार्थना की गई कि वह रूलेट एक्ट पर वीटो करे और इस कानून को वापस ले। इसी सभा में गांधी जी का संदेश पढ़कर सुना गया और सत्याग्रह और आग्रह किया गया कि 30 मार्च को सभी देशभक्त पूर्ण हड़ताल करें और उस दिन व्रत रखें।
इस आग्रह के अनुसार 30 मार्च को अमृतसर में पूर्ण हड़ताल रही और जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा आयोजित की गई। उधर पंजाब सरकार ने 4 अप्रैल को डॉक्टर सतपाल साबुद्दीन किचलू पर सार्वजनिक भाषण देने पर प्रतिबंध लगा दिया। 5 अप्रैल को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर मीर सी इविंग ने नगर के प्रमुख नागरिकों और अंग्रेज सरकार के वफादारों से यह वादा लिया कि 6 अप्रैल को गांधी जी द्वारा आयोजित हड़ताल नहीं होने देंगे। परंतु 6 अप्रैल को 30 मार्च से भी बड़ी तथा व्यवस्थित हड़ताल रही। इस हड़ताल में सरकार की दमनकारी नीति के विरुद्ध असंतोष और रोष प्रकट हुआ। समाज ने 6 अप्रैल की इस हड़ताल को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। राष्ट्रीय दिवस की घोषणा से पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर भयंकर क्रोधित हुआ। उसने प्रतिक्रिया में डॉक्टर सतपाल व किचलू जैसे बदमाशों से निपटने की चुनौती दी। ओ डायर ने इन दोनों देशभक्तों को बदमाश कहा। इससे उसकी नीयत समझ में आ जाती है। 7 अप्रैल को उसने काउंसिल की मीटिंग में समाचार पत्रों नेताओं को गालियां दी। 8 अप्रैल को 6 अप्रैल की सफल हड़ताल का ब्यौरा कमिश्नर को पत्र द्वारा भेजा। इस पत्र में उसने स्थिति को अत्यंत भयंकर बताते हुए सैनिक शक्ति बढ़ाने की मांग की। इस मांग से उसकी नीयत में खोट दिखती है कि वह शक्ति के बल पर देशभक्तों को कुचलना चाहता था। इसी बीच 9 अप्रैल को रामनवमी का त्यौहार आया, जिसे हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर पूर्ण शांति के साथ मनाया। स्थान स्थान पर लगी प्याऊ में हिंदू और मुसलमान ने एक ही गिलास में पानी पिया। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद बशीर ने रामनवमी के जुलूस का नेतृत्व किया था। हिंदू नेताओं ने एक मस्जिद से अपना संदेश दिया था। इस अनोखी हिंदू मुस्लिम एकता को देखकर अंग्रेज सरकार बहुत भयभीत हो गई। उनको यह एकता फूट डालो और राजगुरु की नीति को खुली चुनौती प्रतीत हुई। उन्हें यह एकता फूटी आंख नहीं सुहाई। दूसरी ओर 9 अप्रैल को ही पंजाब सरकार ने गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन पर पंजाब में न घुसने का नोटिस दिया। गांधी जी द्वारा इस नोटिस का विरोध करने के फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार करके वापस मुंबई भेज दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी से पूरे देश में उत्तेजना फैल गई। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार मुंबई, कलकत्ता, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के विभिन्न भागों में हिंसात्मक घटनाएं हुई। पंजाब के गवर्नर ओ डायर ने अपनी क्रूर नीति के अंतर्गत रोलेट एक्ट विरोधी आंदोलन का दमन करने का मार्ग अपनाया। 9 अप्रैल की रात्रि में ही ओ डायर ने डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया कि डॉक्टर सतपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाए। अगले दिन 10 अप्रैल को डिप्टी कमिश्नर ने दोनों नेताओं को अपने बंगले पर बुलाया। दोनों प्रातः 10:30 बजे डिप्टी कमिश्नर के बंगले पर पहुंचे। वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक ब्रिटिश सैनिक दस्ते के साथ उन्हें धर्मशाला, जो इस समय वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में है, भेज दिया गया। लगभग 11 बजे ज्यों ही उनकी गिरफ्तारी का समाचार नगर में फैला, त्यों ही दुकानें फटाफट बंद हो गई और लोग इकट्ठा होने लगे। यह भीड़ अपने दोनों नेताओं को छुड़ाने की मांग करने के लिए डिप्टी कमिश्नर के बंगले की ओर चल पड़ी। इस भीड़ का नेतृत्व रत्नू और बुग्गा कर रहे थे। ये दोनों महाशय जिनका पूरा नाम रतनमल और चौधरी बुग्गामल था, जो डॉक्टर सतपाल साबुद्दीन किचलू के सहयोगी थे। अपने नेताओं की गिरफ्तारी से दुखी यह निहत्थी भीड़ शांतिपूर्वक आगे बढ़ रही थी। हालगेट ब्रिज पर इस शांत भीड़ को रोक दिया गया। एक सैनिक टुकड़ी को मार्ग में खड़ी कर उनका आगे का रास्ता रोक रखा था। वहां खड़े एक मजिस्ट्रेट ने इस निहत्थी और शांत भीड़ को गैर कानूनी बताकर सेना को गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस गोलाबारी में 15-20 लोग मारे गए, 25-30 लोग घायल हुए। परिणाम स्वरूप भीड़ तितर बितर हो गई। अकारण गोली चलाकर भीड़ को भागने के लिए मजबूर करना किसी भी तरह उचित नहीं था। भागती भीड़ का गुस्सा फूटना स्वाभाविक था। अकारण उनके निर्दोष साथियों को गोले से भूना गया था। भीड़ उत्तेजित हो गई और लौटते समय असामाजिक तत्वों ने मार्ग में तोड़फोड़ व आगजनी शुरू कर दी। अनेक सरकारी इमारतों, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिसों को आग के हवाले कर दिया गया। एक गली में कुछ लोगों का एक अंग्रेज महिला से झगड़ा भी हुआ। इस हिंसात्मक कार्रवाई से अंग्रेज सरकार घबरा गई। उसने जालंधर ब्रिगेड के इंचार्ज ब्रिगेडियर जनरल R.E.H. डायर को इस आक्रोश को दबाने के लिए सेना सहित अमृतसर बुला लिया। जनरल डायर 11 अप्रैल रात्रि 9 बजे ही सेना सहित अमृतसर आ धमका। डायर रात्रि में ही डिप्टी कमिश्नर से मिला और निर्देश प्राप्त किए। 12 अप्रैल को डायर ने 125 ब्रिटिश सैनिकों और 310 भारतीय सैनिकों के साथ नगर में फ्लैग मार्च किया। हवाई जहाज द्वारा भी नगर का निरीक्षण किया गया। पायलट की रिपोर्ट के अनुसार नगर संपूर्णतः शांत था, जो फिर भी डायर ने बुग्गा और दीनानाथ सहित 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और एक निषेधात्मक आदेश जारी किया कि यदि किसी सरकारी संपत्ति की हानि हुई तो अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस प्रकार जनरल डायर ने अमृतसर पहुंचते ही यहाँ के लोगों के मन में भय फैलाने का प्रयत्न किया, जिससे यहाँ के लोग डर के मारे घरों में दुबके बैठे रहे।
परंतु उनका ऐसा सोचना गलत सिद्ध हुआ और आ गया 13 अप्रैल का वह दिन जिसकी कथा हम सुन रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 का दिन, आज से पूरे 100 साल पहले इसी दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीषण नरसंहार हुआ। इस नरसंहार को कवि प्रदीप ने अपने वाणी से वर्णित किया। आओ हम भी उनके इस प्रसिद्ध गीत में अपना स्वर मिलाएं। जलियांवाला बाग ये देखो, यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। बहनों ने भी यहाँ लगा दी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम। 13 अप्रैल 1919 का वह अत्यंत पवित्र दिन था। पूरे पंजाब में बैसाखी पर्व मनाया जा रहा था। 1699 ईस्वी पर्व में दसम गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। देश धर्म रक्षार्थ अपना बलिदान देने को तत्पर होने वाले पंज प्यारों की कथा आपने सुनी होगी। वही बलिदान की कथा इस बैसाखी पर जलियांवाला बाग में दोहराई जाने वाली थी। 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक की घटनाओं ने ब्रिटिश शासन को 1857 की क्रांति में बड़ी करारी मार की याद दिला दी थी। इसलिए बेबी डायर ने आज के दिन सभी बैठकों, सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया। आज ही साथ ही चेतावनी भी दे डाली कि सभी पवित्र रात्रि 8 बजे से अपने घरों में ही रहें। रात्रि में कर्फ्यू लग जाएगा, कोई भी व्यक्ति कर्फ्यू में घर से बाहर न निकले। डायर को लगा कि इस निषेधाज्ञा के बाद किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं होगी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि जान हथेली पर रखकर देश की स्वतंत्रता हेतु जूझने वाले देशभक्त ऐसी निषेधाज्ञाओं से नहीं डरते। दोपहर में 12:40 पर डायर को सूचना मिली कि शाम को 4 बजे जलियांवाला बाग में एक सभा होगी। जनरल डायर यह सूचना सुनकर आग बबूला हो गया। निषेधाज्ञा की अवहेलना को उसने स्वयं का घोर अपमान माना। इस अपमान से वह तिलमिला उठा और उसने इसका बदला लेने का मन ही मन निश्चय कर लिया। जनरल डायर के बदला लेने के पहले मैं आपको जलियांवाला बाग की भौगोलिक स्थिति बता देता हूँ। इस भूमि के मालिक का नाम जल्ली था, इसलिए यह जलियांवाला बाग कहलाता है। वास्तव में यह कोई बाग नहीं है, अपितु एक मैदान है जो चारों ओर लोगों के घरों की पिछली दीवारों से घिरा हुआ है। इसमें आने जाने का एक ही संकरा मार्ग है। सामान्यतः इस मैदान में मेले लगते हैं या जनसभाएं आदि होती हैं। खाली समय में लोग इस मैदान में गप्पे लगाते हैं, मनोरंजन करते हैं, विश्राम करते हैं। इसी जलियांवाला बाग में 4 बजे सभा शुरू हुई थी। सभा में 16 से 20 हजार लोग उपस्थित थे। डायर तो पहले से ही अपने आदेश की अवहेलना होने के कारण जला भुना बैठा था। जब उसे 4 बजे सभा शुरू होने की सूचना मिली तो बदला लेने के लिए 90 सैनिकों और हथियारों से भरी हुई 2 गाड़ियां लेकर वह जलियांवाला बाग पहुंचा। बाजार से जलियांवाला बाग में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग केवल 7.5 फीट का ही था, इसलिए हथियारबंद दोनों गाड़ियों को बाहर ही छोड़कर वह 90 सैनिकों के साथ अंदर घुसा। सबसे पहले उसने उन सैनिकों को अंदर आने जाने वाले संकरे मार्ग के आगे खड़ा कर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। अब एक भी व्यक्ति बाग से बाहर नहीं निकल सकता था, ऐसी स्थिति बना दी गई थी। उधर सभा चल रही थी। डायर के आने तक सभा में 7 वक्ता बोल चुके थे तथा रोलेट एक्ट को हटाने एवं 10 अप्रैल को हुई हिंसा के प्रति रोष प्रकट करने वाले 2 प्रस्ताव भी पारित किए जा चुके थे। अब समाचार पत्र वक्त के संपादक बोलने के लिए आए ही थे कि लोगों ने देखा कि जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों को लेकर बाग में घुस रहा है। उसके बाग में घुसते ही कुछ लोग चिल्लाए, आ गया आ गया। लोग संभलते उससे पहले तो डायर ने बिना किसी को चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। 90 सैनिक एक साथ दनादन गोलियां चलाने लगे। सभा में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। भागते हुए लोग गोलियों का शिकार बन धड़ाधड़ गिरने लगे। अपनी जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने लगे तो उन्हें भी निशाना लगा लगा कर गोलियां मारी गई। माताओं को कुछ नहीं सूझा तो वे अपनी गोदी के बच्चों को बचाने के लिए कुएं में कूद गई। एक को कुएं में कूदता देख दूसरी माता में कुएं में कूदने लगी। एक नहीं तो नहीं, कुल 120 लोग कुएं में कूद गए। कुआं लोगों की लाशों से पट गया। अभी भी गोलियां तो लगातार चली रही थी। गोलियां तब तक चली जब तक समाप्त न हो गई। गोलियां समाप्त होने पर ही वह हत्यारा डायर वहां से गया, परंतु तब तक तो हजारों निर्दोष निहत्थे लोग मारे जा चुके थे। जहां देखो वहां लाशें बिखरी पड़ी थी। जलियांवाला बाग की मिट्टी रक्त रंजित हो चुकी थी। घायल पड़े पड़े करहा रहे थे। जो बच गए थे वे हतप्रभ थे। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था वे अपने नाते रिश्तेदारों को कैसे ढूंढे। उनकी तो आंखें ही पथरा गई थी। विभत्स दृश्य था। ऐसा भयंकर नरसंहार
विश्व में कभी किसी ने नहीं सुना था, जिसमें एक समय में एक स्थान पर निहत्थे हजारों लोगों को निशाना बना बनाकर मारा गया हो। मारने के लिए 1650 राउंड गोलियां चलाई गई हो। गोलियां तभी रुकी थी जब वे खत्म हो गई। 1650 राउंड गोलियां चलवाकर भी डायर यही कहता रहा, कुछ नहीं, 200-300 लोग ही मरे हैं। वास्तविकता यह थी कि इस नरसंहार में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर मरने वालों की संख्या 1500 बताई थी। आओ हम जलियांवाला बाग के उन अमर हुतात्माओं को अपनी मौन श्रद्धांजलि दें। इस नरसंहार तथा अमानुषिक हत्याकांड ने अमृतसर के जलियांवाला बाग को एक विस्तृत शमशान भूमि बना दिया था। रात्रि में 8 बजे से कर्फ्यू लगने वाला था, इसलिए परिजन उससे पहले पहले अपने भाई बंधुओं के शवों को ढूंढ लेना चाहते थे। उस समय के संस्मरण आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति अपने पुत्र के साथ सभा में गए थे। वे अपने पुत्र को ढूंढ रहे थे। उन्होंने बताया कि वहां लाशों को ढूंढने में भी धक्का मुक्की हो रही थी। वे इस बात के लिए परेशान थे कि कर्फ्यू लगने के बाद तो हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे। रात भर में पता नहीं उनकी क्या दुर्गति होगी। लाला ज्ञानचंद और सिकंदर अली ने भी अपनी आंखों देखे दिल दहलाने वाले ऐसे ही दृश्यों का वर्णन किया था। इस प्रसंग में वीरांगना रत्नो देवी के योगदान को न भूतो न भविष्य ही कहा जाएगा। उस रात रत्नो देवी भी अपने पति को ढूंढने जलियांवाला बाग पहुंची। जब वे इधर उधर बिखरे पड़े शवों में अपने पति को ढूंढ रही थी तो उनका ध्यान में आया कि अनेक घायल भी वहां पड़े पड़े करहा रहे हैं, पानी पानी की रट लगाए हुए हैं। कोई उन घायलों की सुध लेने वाला भी नहीं है। यह देखकर उनके मातृ हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने पति को ढूंढना छोड़कर उन घायलों को पानी पिलाना शुरू कर दिया। वह उस काली रात्रि में शवों के बीच पड़े घायलों को घूम घूम कर पानी पिलाती रही। धन्य है वह वीर माता रत्नो देवी, जिसने अपना और अपनों का विचार न कर पीड़ितों की सेवा की और मानवता का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। आओ आज हम उस मानवता की विशाल रत्नो देवी को नमन करते हैं। अंग्रेज सरकार ने घायलों और मृतकों के परिजनों की कोई सहायता नहीं की। लोग घायलों के उपचार हेतु इधर उधर भटकते रहे। सहायता करना तो दूर रहा, अंग्रेज सरकार ने पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। 15 अप्रैल को जनरल डायर को अमृतसर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। उसने 218 व्यक्तियों को अपराधी घोषित किया। उनमें से 51 को मौत की सजा सुनाई। मार्शल लॉ के कारण पंजाब का जनजीवन त्रस्त हो गया। अंग्रेजों की यातनाओं का दौर शुरू हो गया। उन यातनाओं का वर्णन करते करते मेरी जिह्वा रुक जाती है, गला भर आता है। ऐसी घोर यातनाएं निर्दोष भारतीयों को दी जाने लगी। इन निर्दोषों का शारीरिक व मानसिक यातनाएं देकर अमानवीय कार्य करने के लिए मजबूर किया गया। अमृतसर की वह गली जिसमें 10 अप्रैल को लौटती भीड़ के कुछ लोगों का मिसंदी मिस शेरवुड के साथ झगड़ा हुआ था, उस गली में से लोगों को पेट के बल रेंग कर चलने को मजबूर किया गया। स्थान स्थान पर पिकेटिंग बनाई गई, जिससे लोगों का सड़क पर चलना भी दुर्भर हो गया। भारतीयों को अपमानित करने के लिए अनेक घृणास्पद व अमानवीय तरीके अपनाए गए, जैसे प्रत्येक भारतीय को किसी भी अंग्रेज को देख ही सलाम करना अनिवार्य कर दिया। न करने पर उन्हें धूप में घंटों खड़े रखना, गाली देना, चांटे मारना, लोगों को दाढ़ी मूछ नोचना, बैंतों से पिटाई करना, प्रतिष्ठित लोगों को हथकड़ियाँ पहनाकर उन्हें बाजार में घुमाना आदि कुकृत्य करने के पीछे अंग्रेजी खौफ पैदा करना मुख्य था। मार्शल लॉ के अंतर्गत कुल 108 लोगों को मौत की सजा दी गई। इनके अलावा जिन्हें जेल में डाला गया उनकी सजाओं को जोड़ें तो उसका योग 7271 वर्षों की सजा होती है। अंग्रेजी शासन के ये कुकृत्य निश्चित ही अपमानजनक, घृणास्पद तथा निम्न स्तर के थे। अब मैं आपको इस अमानवीय हत्याकांड की ब्रिटेन में तथा भारत में हुई प्रतिक्रियाओं की गूंज सुनाता हूँ। इस हत्याकांड ने विश्व के प्रबुद्ध वर्ग को झकझोर कर रख दिया। ब्रिटेन में भी इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। स्वयं ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने इस घटना को ब्रिटिश साम्राज्य के आधुनिक इतिहास में एकमात्र घटना बतलाया। भारत मंत्री मॉन्टेग्यू ने इसे जनरल डायर की एक खतरनाक भूल कहा। H.H. बुबुक ने इसे भयंकरतम अत्याचारों में से एक कहा। कर्नल वेजवुड ने डायर के इस कार्य से खतरनाक परिणाम होने की बात कहते हुए इसे महानतम कलंक बतलाया। C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड की तुलना ग्लैंको के हत्याकांड से की। इस हत्याकांड ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भारतीय वफादारों को चकनाचूर कर दिया। इसने सुधारवादियों और क्रांतिकारियों में तथा वफादारों में व देशभक्तों में तीव्र अंतर पैदा कर दिया। इस हत्याकांड ने ब्रिटिश शासन के भारी भरकम सिद्धांतों यथा उदारवाद व न्याय
की पोल खोलकर रख दी। जलियांवाला बाग के इस भीषण नरसंहार ने अनेक नेताओं के हृदय परिवर्तन कर दिए। महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग करने का आह्वान किया था। गांधी जी इस नरसंहार के बाद अंग्रेजों के विरोधी हो गए थे। उन्होंने केसरी हिंद का स्वर्ण पदक तथा जूलो वार मेडल अंग्रेजों को लौटा दिए। गांधी जी के साथ साथ गुरु कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रिटिश सरकार की दी हुई नाइट की उपाधि त्याग दी। संपूर्ण भारत में इस हत्याकांड ने प्रतिहिंसा की भावना को जगा दिया। देश के जवानों में आक्रोश और प्रतिशोध का भाव प्रबल हो उठा। महान क्रांतिकारी भगत सिंह एवं उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही प्रेरणा लेकर अपना संकल्प पूर्ण किया। भगत सिंह उस दिन लाहौर में थे, वहीं उन्होंने इस जघन्य हत्याकांड का समाचार सुना। दूसरे दिन वे अमृतसर आए, जलियांवाला बाग में गए, वहां शहीदों के खून से सनी मिट्टी पर अपना मत्था टेका। उस पवित्र मिट्टी को बोतल में भरकर अपने घर ले आए। घर लाकर उसे अपने पूजाघर में रखा। वे प्रतिदिन उस मिट्टी के समक्ष अपना संकल्प दोहराते रहे, जिसका भाव यह था, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। वास्तव में भारत माता की उस पुष्प ने बड़ी निडरता से दिल्ली असेंबली में बम फेंके, पर्चे बांटे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर अंग्रेजी सरकार को ललकारा। उसकी सजा के रूप में सहर्ष फांसी के फंदे को चूमकर अपनी अभिलाषा पूर्ण की थी। शहीद भगत सिंह के समान ही उधम सिंह का बलिदान भी उतना ही प्रेरक है। आओ मैं आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी उधम सिंह की कथा भी सुनाता हूँ। शेर सिंह व मुक्ता सिंह दो भाई थे। बचपन में ही इनके माता पिता चल बसे। दोनों भाई अनाथ हो गए। दोनों अमृतसर के अनाथालय पुतली घर में रहने लगे थे। यहीं पर इनका पुनः नामकरण हुआ। छोटा भाई शेर सिंह, जो स्वभाव से ही शेर था, वहाँ बहुत अधिक उधम मचाता था, इसलिए वहाँ के लोगों ने उसका नाम उधम सिंह रख दिया। जबकि बड़ा भाई मुक्ता सिंह सरल स्वभाव का था, इसलिए उसका नाम साधु सिंह रखा। कुछ वर्षों बाद बड़ा भाई साधु सिंह भी चल बसा। अब उधम सिंह नितांत अकेला रह गया। कदाचित भगवान की योजना से ही यह सब कुछ हुआ था। आगे चलकर भगवान उसके हाथों एक बड़ा काम करवाने वाले थे। उस कार्य के लिए उधम सिंह का अकेला होना आवश्यक था। अनाथालय में रहते हुए उधम सिंह ने बढ़ई का काम सीखा, सिख धर्म की शिक्षा ली। 1918 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1919 में उधम सिंह ने अनाथालय छोड़ दिया। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, तब उधम सिंह उस सभा में अनाथालय के विद्यार्थियों को साथ लेकर सबको पानी पिलाने की कार सेवा कर रहे थे। जनरल डायर ने जब सभा में आते ही गोलियां चलवा दी तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगे। तब उधम सिंह भी बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने अपनी खुली आंखों से भीषण नरसंहार देखा। पूरा जलियांवाला बाग लाशों से पटा हुआ था। सब तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। लोगों की चीखने, पुकारने और कराहने की आवाज़ें कानों में बींध रही थी। यह विभत्स दृश्य देखकर उधम सिंह का अंतर्मन उद्वेलित हो उठा। जनरल डायर के लौट जाने के बाद वह नीचे उतरा। खून से सनी मिट्टी मुट्ठी में भरकर माथे पर लगाया। केवल तिलक कर ही वह नहीं रुका। उसने उसी समय जनरल डायर को मारकर बदला लेने की प्रतिज्ञा भी कर डाली। क्या थी उसकी प्रतिज्ञा? माँ, करता हूँ आज प्रतिज्ञा, जलियांवाला बाग का बदला लेकर ही मैं दम लूंगा। जनरल डायर को गोली मार फांसी का फंदा मैं चूमूंगा। हाँ माँ, मैं बदला लूंगा। अपनी इस भीष्म प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए उसने बदले की ज्वाला को अपने हृदय में 21 वर्ष तक जलाए रखा। अब आप भी जरा विचार करो, उधम सिंह ने बदला कैसे लिया होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल डायर और पंजाब के कमिश्नर ओ डायर दोनों को ही सरकार ने भारत छोड़कर लंदन चले जाने के निर्देश दिया। भारत में रहते तब तो बदला लेना संभव था, परंतु वे तो अब 7 समुद्र पार चले गए थे। फिर भी उधम सिंह ने बदला लिया कैसे? तो आओ मैं आपको बताता हूँ कि उसने यह बदला लेने के लिए कितने पापड़ बेले। इस हत्याकांड के पश्चात उधम सिंह कुछ समय के लिए क्रांतिकारी दलों के साथ जुड़े। इस बीच उनका संपर्क लाला लाजपत राय, सरदार किशन सिंह और भगत सिंह के साथ हुआ। 1927 में उधम सिंह को हथियार रखने के आरोप में जेल हुई। जेल से छूटने के बाद वे अपने पैतृक गांव सुनाम चले गए। वहां भी पुलिस उन्हें चैन से नहीं रहने दे रही थी, अतः वे पुनः अमृतसर आ गए। अमृतसर में उन्होंने बढ़ई की दुकान खोली। दुकान के बोर्ड पर उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद लिखवाया। इस नाम के द्वारा वे देशवासियों को राष्ट्रीय एकता का संदेश दे रहे थे। वे भगत सिंह के क्रांतिकारी कार्यों से बहुत प्रभावित थे। फिर भी उनका तो एकमात्र लक्ष्य जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेना था।
लंदन में इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी जनरल डायर 1927 में मानसिक विक्षिप्तता, पागलपन की दशा में मस्तिष्क पक्षाघात, दिमागी लकवे के कारण मर गया। इस समाचार को सुनकर उधम सिंह विचलित हो गए। अब लंदन जाने के लिए उनकी व्यग्रता और भी बढ़ गई। यदि हत्याकांड का दूसरा अपराधी ओ डायर भी मर गया तो मैं अपना बदला किससे लूँगा। लेफ्टिनेंट और गवर्नर ओ डायर ने ही पूरे पंजाब में दमन चक्र चलाया था। उसी के आदेश से 10 अप्रैल को अमृतसर में गोलीकांड हुआ था, जिसमें 15-20 निर्दोष लोग मारे गए थे। इसी ने जनरल डायर को जलियांवाला बाग भेजा था। इसने ही मार्शल लॉ लगाकर सैकड़ों लोगों को फांसी, काले पानी की सजा, अन्य यातनाएं दी थी। इसने हंटर कमीशन के समक्ष जनरल डायर के कुकृत्य को उचित ठहराया था। इसके पाप का घड़ा अब भर चुका था, इसलिए उधम सिंह ने ओ डायर को मारकर बदला चुकाना तय किया। भगत सिंह के बलिदान के पश्चात उधम सिंह ने सब काम छोड़कर केवल लंदन जाने की योजना बनाई। वे अमृतसर से पहले कश्मीर गए, वहाँ से पुलिस को चकमा देकर वे जर्मनी गए। जर्मनी से वे किसी भी प्रकार आखिर 1934 में लंदन पहुँच ही गए। लंदन पहुँचना मात्र ही पर्याप्त नहीं था, न रहने का स्थान, न खाने पीने की कोई व्यवस्था, न पास में फूटी कोड़ी, परंतु आत्मविश्वास इतना दृढ़ था कि साधन धीरे धीरे जुड़ते गए। उन्होंने वहाँ कई काम किए, जैसे एक होटल में बैरे की नौकरी करते हुए कुछ पैसे जोड़े। उन पैसों से उन्होंने एक रिवॉल्वर खरीदी। अंततः 13 मार्च 1940 का दिन आया। इस दिन लंदन के कैस्टन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक सभा थी। इसमें माइकल ओ डायर भी भाषण देने वाला था। उधम सिंह ने वकील का वेश धारण किया, एक मोटी किताब खरीदी। उस किताब के पन्नों को इस तरह काटा कि रिवॉल्वर उसमें आसानी से समा जाए। उधम सिंह की भी पूरी तैयारी के साथ उस सभा में पहुंचे, आगे की पंक्ति में बैठ गए। ओ डायर अपना भाषण पूरा करने वाला था। उस समय घड़ी शाम के 4:30 बजा रही थी। उधम सिंह उठे और रिवॉल्वर से 2 गोलियां उसके सीने में मारी। निशाना अचूक था, गोलियां सीधी हृदय में लगी थी। माइकल ओ डायर वहीं ढेर हो गया। अपने नाम के अनुरूप वह शेर अत्यंत निर्भीकता के साथ विजयी मुद्रा में खड़ा खड़ा मानो स्वमेव मग्नेयता का उद्घोष कर रहा था। वहां उपस्थित पुलिस कमिश्नर भी उन्हें हाथ में रिवॉल्वर लिए निर्भीक खड़ा देखकर गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। शेर सिंह के निकट जाना अपनी मौत को बुलाना जैसा लग रहा था। उसकी मनोदशा को भांपकर उधम सिंह ने रिवॉल्वर नीचे फेंकी और सुम को पुलिस के हवाले कर दिया। उधम सिंह को बैरक्सटन जेल में रखा गया। वहां उन पर 1 अप्रैल 1940 को मुकदमा शुरू हुआ। सजा क्या हुई यह तो वे पहले दिन से ही जानते थे। मुकदमे के दौरान उन्होंने 42 दिन की लंबी भूख हड़ताल की। उन्हें जबरन भोजन दिया गया। 4 जून को फैसला सुनाने से पहले जज ने उनसे इस कार्य के प्रेरक के बारे में पूछा। तब उन्होंने अपने वकील वीके कृष्ण मेनन की उपस्थिति में अपना कमजोर अंग्रेजी में जो वक्तव्य दिया वह हम सबके लिए हृदयंगम करने योग्य है। उन्होंने बोला, मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे उस पर रोष था। वही असली अपराधी था। वह हमारे लोगों की भावनाओं को कुचलना चाहता था। मैंने उसे कुचल दिया। मैं पूरे 21 साल प्रतिशोध लेने का प्रयत्न करता रहा। मुझे खुशी है कि मैंने अपना काम पूरा किया। मैं मृत्यु से नहीं डरता। मैं अपने देश के लिए मृत्यु को स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने ब्रिटिश राज में अपने लोगों को भूखे मरते देखा है और सदा इसका विरोध किया है। यही मेरा कर्तव्य था। मेरे लिए इससे अधिक सम्मान की बात और क्या हो सकती है कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए मृत्यु का वरण कर रहा हूँ। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। जिस ध्येय के लिए जीवन जिया उसे पूर्ण कर ही दम लिया। धन्य है भारत माता का वह सपूत जिसने माता को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करवाने हेतु अपना जीवन पुण्य स्वतंत्रता की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिया। अपने ऐसे वीर और निर्भीक पुत्रों के कारण ही तो माता पिता वीर प्रसूता कहलाती है। 1919 में ही भीषण आतंक के मध्य कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। बाहर से आने वाले प्रत्येक प्रतिनिधि ने पहले जलियांवाला बाग के दर्शन किए। यह बाग अब लोगों के लिए तीर्थ बन गया, एक शक्तिपीठ बन गया जो आज शहीद स्मारक के रूप में है। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का सर्वाधिक प्रभाव भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा। भारतीय नेताओं के लिए यह कांड ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक शक्तिशाली हथियार बन गया। राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया मोड़ साबित हुआ। यह मातृभूमि की एकता का प्रतीक बना। इसने स्वतंत्रता की ज्वाला को बुझने नहीं दिया। इस घटना ने सोए भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। इसके प्रभाव को जानकर एक विद्वान ने कहा, जलियांवाला बाग वह अनुपम पृष्ठ है जो सोने के अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। इसी आशय को एक राजस्थानी कवि ने अपने गीत में गाया है। आओ हम भी गाएं।
भारत रो इतिहास उजलो, छीने के पानो खोलो रे बेली। हर बर बम बम बोले रे बेली, छीने के पानो खोलो रे बेली। जलियांवाला बाग मायने डायर, जुलुम करियो यो भारी। भरी सभा में गोलियों दागी, मरिया घना ही नर नारी। उधम सिंह जद जाए विलायत, बीने गोली मारी रे बेली। हर हर बम बम बोले रे बेली। जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव तथा क्रांतिकारियों के बलिदान स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। यह बात कथा सुनने से आपके ध्यान में आई होगी, किंतु हमें पुस्तकों में यह भी पढ़ने को मिलता है कि भारत की आज़ादी अहिंसात्मक उपायों से मिली है। क्रांतिकारी तो पथभ्रष्ट थे, आतंकवादी थे, उनका मार्ग गलत था, अहिंसा का मार्ग ही सही था। सोचिए, क्या सच में हमें आज़ादी इतनी सरलता से मिल गई? कुछ प्रश्नों पर आप भी विचार कर अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। देश को आज़ादी केवल अहिंसा से मिली है। स्वतंत्र, क्या ऐसा संभव है? स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के बलिदान का कोई योगदान नहीं था? अगर आप भी उस समय होते तो कौन सा मार्ग अपनाते? यदि आपका भी निष्कर्ष यही है कि मातृभूमि की स्वतंत्रता, सीमा, संस्कृति आदि की रक्षा हेतु प्रत्येक देशभक्त को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार रहना चाहिए, तो आइए आज हम सब मिलकर देश की रक्षा का यह संकल्प लें। यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्रों बार भी, तो भी मैं निज कष्ट को ध्यान में लाऊं कभी। इस भारतवर्ष में सतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकार कर्म हो। भारत माता की जय। इति श्री जलियांवाला बाग।